सुरेंद्र अपनी 20 साल की बेटी यशश्री शिंदे की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं और बताते हैं कि उनकी बेटी यशश्री डेटा एनालिसिस की जॉब करती थी। 25 तारीख को भी वह जॉब पर जाती है, लेकिन हाफ डे में वापस आ जाती है और घर पर बताती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। लेकिन देर रात तक वह वापस घर नहीं आती है तो घरवाले उसे कॉल करते हैं, लेकिन यशश्री का फोन बंद बता रहा था। सुरेंद्र यशश्री के दोस्तों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि हम यशश्री से आज के दिन में नहीं मिले हैं। सुरेंद्र और सुरेंद्र की वाइफ को अब टेंशन होने लग जाती है, क्योंकि यशश्री कभी लेट हुआ करती थी तो वह घर पर कॉल करके बता दिया करती थी। पुलिस सुरेंद्र की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और जांच शुरू कर देते हैं। 26 जुलाई 2024 यशश्री को गायब हुए 24 घंटे हो चुके थे। घर वालों की फिक्र के बीच रात 2:20 पर उरन पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल के पास कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स बताता है कि कोटनाका के पास एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के जस्ट पास में एक लाश पड़ी है और उसको कुत्ते खा रहे हैं। पुलिस जल्दी से जल्दी वहां पहुंचती है और देखती है कि कूड़े में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और उस पर धारदार चाकू से बहुत ज़्यादा वार किए गए थे और उसका चेहरा कुचल दिया गया था। उसका चेहरा अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। पुलिस अब बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद यह बॉडी यशश्री की हो सकती है, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आने के कारण अभी भी यह कंफर्म नहीं था कि यह बॉडी यशश्री की है। इसके लिए यशश्री की फैमिली को बुलाया जाता है। यशश्री के माता पिता हॉस्पिटल में आते हैं और उनको बॉडी दिखाई जाती है। बॉडी देखकर यशश्री के माता पिता पहचान जाते हैं कि यह कपड़े यशश्री के ही है और जो इसके पास सामान बरामद हुआ है वो भी यशश्री का ही है। अब कंफर्म हो जाता है कि यह बॉडी यशश्री की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था कि यशश्री की बॉडी पर धारदार चाकू से बहुत ज़्यादा वार किए गए थे और तो और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी बहुत ज़्यादा वार किए गए थे। और कातिल का इन सबसे मन नहीं भरा तो वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर यशश्री के सर पर मारता है और यशश्री का सर कुचल देता है। बॉडी की हालत देखकर यह साफ दिख रहा था कि कातिल बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि जिस तरीके से यशश्री को मारा गया था शायद ही कोई सादा इंसान ऐसे किसी को मार सकता है। पुलिस अब यशश्री के पेरेंट्स से पूछताछ करती है और उन्हें पूछती है कि क्या आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, तो यशश्री के पेरेंट्स बताते हैं कि हाल ही में अभी हमारे साथ किसी की कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन 5 साल पहले एक घटना हुई थी। सुरेंद्र पुलिस को बताता है कि साल 2015 में उनके मोहल्ले में एक लड़का रहता था जो बस कंडक्टर था और वह यशश्री के स्कूल जाते टाइम पर उसका पीछा करता था और उसे परेशान करता था। सुरेंद्र उस टाइम पर यशश्री को उससे बात करते देख लेता है। यशश्री उस टाइम पर नाबालिग थी और वह लड़का 23 साल का था और उसका नाम दाऊद शेख था। सुरेंद्र यह देखकर दाऊद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट दर्ज करवाता है और उसे जेल भिजवा देता है। पुलिस अब दाऊद शेख की हिस्ट्री निकलवाती है और यशश्री की कॉल हिस्ट्री चेक करती है और यशश्री की लास्ट लोकेशन भी चेक करती है। चेक करने पर पता चलता है कि दाऊद जेल जाने के 1.5 महीने बाद ही वापस जेल से रिहा हो गया था, लेकिन इन सब के बारे में सुरेंद्र को कुछ भी पता नहीं था। मुंबई पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे चेक करती है और सीसीटीवी फुटेज में आता है कि 2:14 पर यशश्री किसी से फोन पर बात करते हुए जा रही थी और उसके जस्ट 8 मिनट बाद ही एक शख्स यशश्री का पीछा करते हुए नजर आता है और वह शख्स दाऊद शेख होता है। पुलिस अब सोचती है कि इतने सालों बाद भी इन दोनों का क्या रिश्ता हो सकता है। इसके लिए पुलिस उनके दोस्तों से पूछताछ करती है। दोस्तों में से एक दोस्त बताती है कि 24 जुलाई को उसके पास यशश्री का कॉल आया था। कॉल पर वह बताती है कि मुझे एक लड़के से मिलने जाना है। मैं उस लड़के से मिलना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है उससे मिलना, इसलिए मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। और वह बताती है कि मैंने यशश्री को मना भी किया था और मैंने उससे पूछा भी था कि अगर तुझे डर लग रहा है तो मैं तेरे साथ जा सकती हूँ, लेकिन यशश्री मुझे मना कर देती है। पुलिस अब कॉल डिटेल्स चेक करती है तो यह केस एक अलग ही मोड़ ले लेता है। कॉल रिकॉर्डिंग में सामने आता है कि यशश्री ने 2 जनों से बहुत ज़्यादा बात करी थी। उसमें से एक नंबर तो दाऊद शेख का था और एक नंबर दाऊद शेख के दोस्त मोहसिन का था। पुलिस को अब यह केस प्यार, लव, धोखे का लग रहा था। पुलिस अब मोहसिन को उठाती है
और मोहसिन से सख्ती से पूछताछ करती है। तो मोहसिन बताता है कि दाऊद और मैं दोस्त है। दाऊद का जब यशरी से झगड़ा हो जाता था तो वह मेरे फ़ोन से यशरी से बात किया करता था। इस वजह से मेरा नंबर भी कॉल रिकॉर्ड में आ गया है। और मोहसिन दाऊद से जुड़ी सारी बातें पुलिस को बता देता है। पुलिस अब 8 टीमें बनाती है और दाऊद की खोज शुरू करती है। पुलिस के अकॉर्डिंग दाऊद उरन से सीबीटी बेलपुरा पहुंचता है और बाई ट्रेन पनवेल पहुंचता है और अपने दोस्त को कॉल करता है और कुछ पैसे अपने अकाउंट में मंगवाता है और एटीएम से वह पैसे निकलवा लेता है। पैसे निकलवाकर अब वह कर्नाटक के गुलबर्ग के पास अपने गांव चला जाता है और वहां गांव में उसकी दादी रहती थी। दाऊद को पता था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी। अब दाऊद अपना फोन वहीं दादी के पास छोड़कर पास के ही पहाड़ी पर चला जाता है और यह बात पुलिस को मुखबिरों से पता चलती है। लेकिन 30 जुलाई 2024 को दाऊद को सुबह 5 बजे शाहपुरा की पहाड़ियों से गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में दाऊद बताता है कि जेल से रिहा होने के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था और लगभग 45 दिन तक वह बेड रेस्ट पर था और फिर वह वहां से कर्नाटक आ गया था। दाऊद बताता है कि यशरी और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और आपस में बात करते थे। जेल से आने के बाद मेरी और यशरी की बातें वापस शुरू हो जाती है। दाऊद की कॉल डिटेल देखकर यह तो साफ हो जाता है कि यशरी और दाऊद एक रिलेशनशिप में थे। यशरी दाऊद से कई घंटों तक बात करती थी और यशरी ने दाऊद के नाम का टैटू अपने चेस्ट पर भी बनवा रखा था। दाऊद बताता है कि वह यशरी से शादी करना चाहता था, लेकिन यशरी इस बात से खुश नहीं थी। मना करने के बाद भी दाऊद उसे शादी के लिए फोर्स करता था और 22 जुलाई को वह कर्नाटक से मुंबई आता है और 23 और 24 तारीख को यशरी से मिलता है। दाऊद उसे अब इस टाइम भी शादी के लिए बोलता है, लेकिन यशरी अब उसे साफ मना कर देती है और बोलती है कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। यशरी को नहीं पता था कि उसका सीक्रेट लव अब उसकी ही जान लेने वाला है। दाऊद के पास यशरी की कुछ प्राइवेट फोटोज थी, इसलिए दाऊद अब यशरी को ब्लैकमेल करता है और यशरी को मिलने के लिए बुलाता है। दाऊद उसे डराने के लिए एक बार तो फेसबुक पर फोटो अपलोड कर देता है और जस्ट ही वापस डिलीट कर देता है। दाऊद के ऐसा करने पर यशरी उससे मिलने के लिए मान जाती है और 25 जुलाई को झूठ बोलकर दाऊद से मिलने के लिए आ जाती है और वह जूही नगर रेलवे स्टेशन आ जाती है। यशरी और दाऊद अब बात करते हैं। बात अब बहस में बदल जाती है और बहस अब झगड़े में बदल जाता है। दाऊद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह यशरी पर हमला कर देता है और यशरी की जान ले लेता है। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए यशरी की चीख वहाँ कोई भी नहीं सुनता है। यशरी की मौत होने के बाद भी दाऊद उस पर वार करता है, उसके प्राइवेट पार्ट पर वार करता है और तो और उसका मन नहीं भरता है तो वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सर पर मारता है और उसका सर कुचल देता है। यशरी की फैमिली को यशरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यशरी किसके साथ अफेयर में है, किससे बात करती है, कहाँ जाती है, यशरी की फैमिली को कुछ भी पता नहीं था। और हमें भी यह बात ध्यान देनी चाहिए कि हमारे परिवार वाले कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। आजकल के लोग इसको फ्रीडम समझते हैं, लेकिन यह फ्रीडम ही लोगों की जान लेने पर तुल चुकी है। लोगों को अब समझना चाहिए कि यह सब गलत है। अपने पेरेंट्स को सब बताकर रखना चाहिए यह सब गलत है, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे इन सब में बहुत ज़्यादा पड़ चुके हैं। मैं लड़कियों को समझाना चाहता हूँ कि आप कितने ही बड़े रिलेशनशिप में हो, आप कितने ही टाइम से रिलेशनशिप में हो, लेकिन अपनी प्राइवेट फ़ोटो किसी को भी शेयर ना करें। लेकिन आपको नहीं पता वह आपके सामने क्या है और उसके मन में क्या चल रहा है। क्या पता वह सिर्फ आपका यूज़ करना चाहता हो या फिर पता नहीं वह आपका क्या फ़ायदा उठाना चाहता हो। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।